हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूं सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम चैप्टर लाइट पढ़ने वाले हैं। तो यार समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो यार, लाइट का एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट जब किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है और टकरा के बाउंस बैक होती है ना, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां पे जो रे सोर्स से निकलकर इंसिडेंट होने के लिए आ रही है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे टकराने के बाद बाउंस बैक होती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका एंगल इक्वल होता है। अब समझाता हूं कि इनका एंगल मेजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोनों रे के बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यह नॉर्मल ये बताता है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस और कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो गैप होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो गैप होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करती हैं। आओ इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके समझाता हूं। आइए रिफ्लेक्शन के इस फिनोमिना को एक क्वेश्चन की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये दो प्लेन मिरर हैं। एक प्लेन मिरर ये वाला है और दूसरा कुछ ये तरीके से है, और दोनों को मैंने परपेंडिकुलरली प्लेस्ड कर रखा है। अरे भाई, दोनों के बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं। बोला है अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फर्स्ट मिरर। यानी मैं मान ले रहा हूं ये वाला मेरा फर्स्ट मिरर है और ये वाला मेरा सेकंड मिरर है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द फर्स्ट मिरर इट फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर। क्या बात है, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं ये कोई सोर्स है जहां से लाइट इंसिडेंट होगी। जब लाइट रे कुछ इस तरीके से मिरर पर फॉल होगी तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के वजह से ये बाउंस बैक होगी। रूल ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। यानी कुछ इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होगी। जब रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होगी तो दूसरे मिरर के लिए ये बाउंसिंग बैक लाइट एक इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी। यानी ये जो रे इधर की तरफ आई है ये इस वाले प्लेन मिरर के लिए एक इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी। जैसे ही प्लेन मिरर पर ये रे इंसिडेंट होगी तो दोबारा से रिफ्लेक्शन के फिनोमिना की वजह से ये बाउंस बैक होगी। दोनों ही केस में यहां पर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो हो रहा है। आगे देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है। Assuming that the final reflected ray is in the plane of the incident ray, the final reflected ray emerges। यानी ये वाली इनिशियल इंसिडेंट रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, फिर लास्ट रिफ्लेक्शन इस वाली रे को देखने को मिल रहा है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो किस तरीके से आउट हो रही है। परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल रे। ओरिजिनल रे ये वाली है। यार ध्यान से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाली जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल है, यानी पैरेलल टू द ओरिजिनल रे। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब समझाता हूं कि मिरर्स फॉर्म्ड कैसे होते हैं। देखो यार, एक मीडियम होता है जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती हैं जो अपने में से लाइट को पास आउट होने देती हैं। यानी अगर कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो जब कोई लाइट उसके पास इंसिडेंट करेगी तो वो सीधा सीधा पास कर जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को पीछे से हाईली पॉलिश्ड कर दूंगा तो हाईली पॉलिशिंग की वजह से जो लाइट इंसिडेंट होगी वो पास आउट नहीं करेगी, और जब लाइट पास आउट नहीं करेगी तो वहीं से टकराकर बाउंस बैक होगी और कुछ रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इसी तरीके से शो करेगी। इसीलिए मिरर्स रिफ्लेक्शन शो करते हैं। देखो यार, तीन तरीके के मिरर आपको पढ़ने हैं। एक आपका कॉनकेव मिरर है जिसको कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और अपना प्यारा प्लेन मिरर जो कि आपके घरों में तो यूज हो ही रहा है। अब आइए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के रूल्स क्या हैं। यानी जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो किस तरीके से बिहेव करेगी उसके बारे में जानते हैं। देखो यार, उस चीज को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। यहां पर ये जो लाइन मैंने बनाई है इस रे को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब
यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को इस पॉइंट पे कट कर रही है और इसी पॉइंट को हम पोल कहते हैं। यह ध्यान रखना है कि जब मैं इस कर्व पाथ को पूरा कंप्लीट करूंगा तो एक सर्कल फॉर्म होगा और इस सर्कल का एक सेंटर होगा। सर्कल के इसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ना कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। अब पोल को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो हाफ डिस्टेंस होती है, यानी इनके बीच के पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। यह ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे। यह ध्यान रखना, इन सारे पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस आपके चैप्टर में बहुत है, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा। तो जल्दी जल्दी से इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए वन बाय वन समझते हैं कि ये रूल्स क्या है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप कोई रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से कट होकर पास होगी। यानी अगर आप रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल लाएंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस को कट होकर जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट को आप प्रिंसिपल फोकस से ही पास करा देंगे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी अगर रे को आप इधर से लाएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आप किसी रे ऑफ लाइट को फोकस या एक सेकेंड, जब आप किसी रे ऑफ लाइट को पोल पर इंसिडेंट कराएंगे तो पोल पर रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ इस तरीके से लाइट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक, जिसको कुछ इस तरीके से आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट रूल यह कहता है कि अगर आप कोई रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो इस केस में अगर रे कुछ इस तरीके से जा रही है तो यहीं पर बाउंसिंग बैक आपको देखने को मिलता है, यानी यहां कोई रिफ्लेक्शन आपको शो नहीं होता है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको मेमोरी में रखने हैं अपने दिमाग में। अब रे डायग्राम समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझा दूं, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा डाउट ये होता है कि सर इमेज बनेगी कहां। ठीक है सर, इमेज बन गई तो अब इमेज का साइज कैसे याद रखूं कि कब बड़ा होगा कब छोटा होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान रखना। यह ध्यान रखना, जब आप इमेज को या ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जाओगे तो जो साइज होता है इमेज का वो इंक्रीज होगा, यानी साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर की तरफ लेकर जाओगे तो उसकी इमेज फॉर्मेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती जाएगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज पीछे की तरफ होगा। यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप मेरी तरफ से सिर्फ एक बात याद कर लो कि सर अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज फोकस पर फॉर्म होगी और जो इमेज फॉर्म हो रही है ना वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। यह आपको मेरी तरफ से याद रख लेना है। बस एक बात, बाकी मैं आपको रटवा दूंगा अभी फटाफट से। आओ, इन्फिनिटी क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। इन्फिनिटी कोई अनंत ब्रह्मांड की जगह नहीं है, यानी जब हम मिरर के कर्वेचर को पूरा कंप्लीट करके एक सर्कल फॉर्म करते हैं, अगर हम उस सर्कल के बाहर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मिरर के लिए इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगा। ये तो आप समझ गए। अब ध्यान ये रखना, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेकर आऊंगा उसकी जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। यानी अगर ये पॉइंट ए इन्फिनिटी है जो कि उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इसकी इमेज फोकस पे फॉर्म होगी। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर ले आऊंगा, यानी कुछ इस पॉइंट बी पर ले आया, ये पॉइंट बी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इस पॉइंट बी का नाम बियॉन्ड सी पड़ेगा, यानी इस पॉइंट बी को आप बियॉन्ड सी कहेंगे। तो अगर इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज बनाएगा तो इस बियॉन्ड सी की जो इमेज होगी वो इस पॉइंट यानी सी और एफ के बीच में होगी, यानी एक स्टेप बस पीछे आ जाओगे। अब अगला पॉइंट क्या होगा, मैंने अगर ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे रख दिया,
इस पॉइंट यानी सी पॉइंट पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है, तो इसकी जो इमेज है वो एक पॉइंट पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो जाएगी, जिसको मैं सी डैश से बता रहा हूं। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं यानी सी और एफ के बीच में रख दूं, तो इसको मैं डी मान रहा हूं, तो इसकी इमेज एक और पॉइंट पीछे यानी यहां पर हो जाएगी, जिसको मैं डी डैश से बना रहा हूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पॉइंट पे रखूं तो उसकी इमेज और पीछे शिफ्ट हो जाएगी यानी कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ, जिसको मैं एफ डैश बना रहा हूं। अब बात को समझाता हूं कि कैसे चीजें चल रही हैं। यह ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है यानी इंफिनिटी पर है, तो अगर ए पॉइंट पर है तो फोकस पे बनी, अगर बियॉन्ड सी है तो फिर यहां पर सी और एफ के बीच में बनेगी, अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही बनेगी इमेज, अगर डी यानी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, अगर एफ पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पर इमेज बनेगी, यानी मैंने वैसे एफ डैश को सर्कल के अंदर कर दिया लेकिन उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, यानी क्योंकि बियॉन्ड सी के पीछे वाला पॉइंट क्या इंफिनिटी ही है इसलिए। और एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ और पी यानी अगर इस एम पॉइंट की जगह रख दूंगा तो इमेज कहां बनेगी वो मैं आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगा। यानी यह ध्यान रखना है कि इंफिनिटी पे बनेगी तो फोकस पे इमेज आएगा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो बियॉन्ड यानी बियॉन्ड सी बन जाएगी, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे बनेगा, और बाकी वाला केस अभी डिस्कस करेंगे। अब साइज की बात कर लेते हैं। इंफिनिटी पे रखेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड, तो फिर धीरे धीरे साइज इंक्रीज होगा। तो जब मैंने बियॉन्ड सी पर ऑब्जेक्ट को रखा यानी इस पॉइंट पर रखा तो यहां पर इमेज का जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा यानी हल्का सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूंगा ऑब्जेक्ट को तो उसका जो साइज होगा वो सेम साइज आएगा, एक जैसा। अगर ऑब्जेक्ट को डी पॉइंट पे रखा यानी सी और एफ के बीच में और क्लोज ले गए तो हल्का सा एनलार्ज्ड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को जब मैं एफ पॉइंट पे ले जाऊंगा तो हाईली एनलार्ज हो जाएगा, जिसको मैं एच ई से लिख रहा हूं, एच मतलब हाईली, ई मतलब एनलार्ज्ड। और एम पॉइंट पे ले जाऊंगा ना तो यार ये एम जो है ना थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का है, तो ये हाईली एनलार्ज नहीं हो जाएगा, ये भी सिर्फ एनलार्ज होगा। यानी ये आपको पैटर्न ऐसे याद रख लेना है कि इंफिनिटी पे रखे तो फोकस, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा है तो पीछे आएगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे तो इमेज एक पॉइंट पीछे आएगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो साइज ऑफ इमेज इंक्रीज होगा। अब आइए रे डायग्राम बनाना भी सीख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है यानी सबसे पहला आपको यह याद कर लेना है कि कोई भी आप रे डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट रे आपकी हमेशा कॉमन होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो हमने रूल में सीखा है कि वो फोकस पे कट होकर जाएगी, यानी एरो कुछ ऐसे बनेंगे। पहली रे तो कॉमन है। अब दूसरी रे कैसे बनाएंगे? इन्फिनिटी के लिए सिर्फ याद रख लीजिए कि दूसरी रे हम नीचे से फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं। जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होती है मिरर के वजह से तो बाउंस बैक होगी और फोकस पे कट करेगी। ये ध्यान रखना है रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करती हैं, यानी यहां पर ये वाली जो रे है वो पहली रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली जो रे है वो ये वाली जो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। जब दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे कट करती है उसी पॉइंट को इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी जो इमेज बनेगी यानी इमेज फॉर्मेशन एट फोकस होगा। आपको यह ध्यान रखना है। साइज मैंने अभी लिखवाया कि हाईली डिमिनिश्ड होता है, यानी एच डी मतलब एच डी क्वालिटी नहीं, हाईली डिमिनिश्ड होगा। लेकिन नेचर कैसा होगा यह ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब ये रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इन्वर्टेड का मतलब मैं अगले केस में बताता हूं, रियल का मतलब समझा देता हूं। रियल का मतलब है जब दो रेस एक्चुअली मीट करेंगी, जिस तरीके से यहां पर रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट एफ पर मीट कर रही हैं और इमेज फॉर्म कर रही हैं, इसीलिए इसको रियल इमेज कहेंगे। यानी कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो रियल होती है। इन्वर्टेड क्या है अगले केस में मैं आपको बताता हूं। अब समझते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड सी रख दूंगा तो क्या होगा। बियॉन्ड सी रखने का मतलब है कि सी से थोड़ा पीछे रख दिया, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली रे तो कॉमन है मेरे भाई, पैरेलल लाओगे आप प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस पे कट होगी। अब आपको ये सोचना है, आपको मैंने याद करवा दिया, आप खुद सोचिए। अगर इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे,
तो अगर इंफिनिटी के थोड़ा आगे ले आएंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, फोकस के थोड़ा पहले। यानी आपको समझ आ गया कि सर अगर मैं बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो सी और एफ के बीच में होगा। यानी आपको कुछ इस तरीके से रे लानी है दूसरी जो सी और एफ के बीच में कट हो। मैं आपको बताऊं, दूसरी रे ना फोकस से ले जाइए। अगर आप दूसरी रे फोकस से ले जाएंगे तो रूल ये कहता है कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी ये कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं, देखो ये वाली ये रिफ्लेक्टेड रे है और इस रे की रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं यही इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मीट कर रही हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि मैं इन्वर्टेड का मतलब बताऊंगा। ये दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं इसलिए रियल है। नीचे इमेज फॉर्म हो रही है यानी उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन इमेज उसकी उल्टी बन रही है इसीलिए ये इन्वर्टेड है। आओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख लेते हैं। यानी इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो बियॉन्ड सी है। इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ हो रहा है और जो साइज है वो मैंने बताया था कि हाईली डिमिनिश्ड है तो अगला क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। अब अगर साइज डिमिनिश्ड एक सेकेंड डिमिनिश्ड होगा और जो नेचर होने वाला है वो इसका रियल एंड इन्वर्टेड होने वाला है। इसको भी फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूंगा तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। यानी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। अब पहली रे तो कॉमन है मेरे भाई कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल करवा रहे हैं तो वो फोकस से कट होकर आएगी। अब दूसरी रे भी यहां पे यही करनी है। आपको तो पता है ना कि सर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसकी इमेज बनेगी। यानी आपको दूसरी रे कुछ इस तरीके से लानी है कि दोनों रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करें। यानी मैं बोल रहा हूं उसको दोबारा फोकस से ले आओ। यानी कुछ इस तरीके से अगर मैं दूसरी रे फोकस से पास कराऊंगा तो उसका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कुछ इस तरीके से वो दोनों रेज रिफ्लेक्ट करेंगी और यहां पर ये दोनों रेज जो मीट कर रही है ना यही सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे वाला पॉइंट है। यानी हमने ये सीखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसकी इमेज बनेगी कुछ इसी तरीके से। यानी इमेज फॉर्मेशन का जो पॉइंट हो गया वो एट सी हो गया। जो साइज की बात करें तो सेम होता है यानी सेम साइज इमेज बनती है। और नेचर की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि सर रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं यानी रियल है और इमेज अपसाइड डाउन बन रही है यानी इन्वर्टेड है। बस अब आइए समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो देखो सी पर रखा तो सी पे बनी। अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दोगे यानी यहां पर अगर रख दोगे तो इमेज इसकी सी के पीछे बनने वाली है। हमको तो आता है ना कि सर पहली रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लाते तो वो फोकस से कट होकर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी जीवन में। अब दूसरी रे भी यही करो। दूसरी रे सर हम यहां से ले आएंगे। एक सेकंड ये वाला कलर ले लेता हूं। यहां फोकस से पास करा दो। यानी जैसे ही फोकस से पास कराओगे तो दूसरी रे कुछ इस तरीके से आप मीट करा दो। यानी यहां पर जहां दोनों रेज मीट कर रही हैं ये इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट है। हमने यही तो सीखा था कि अगर सी और एफ के बीच में तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड सी होगा। बस बात खत्म। यानी इमेज फॉर्मेशन लिख दोगे आप बियॉन्ड सी और जो साइज होगा अब भाई वो सेम नहीं है, अब वो एनलार्ज हो गया, थोड़ा सा बड़ा साइज हो गया है एनलार्ज्ड। और नेचर तो यार लिख ही लेंगे कि सर रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो जाएगा इसका। आइए अब अगले पर बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा है। देखो अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहली रे तो कॉमन है कि सर यहां से लेकर आओ और प्रिंसिपल फोकस से पास कराओ। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी रे नहीं ला सकते फोकस से जो अभी हम कर रहे थे, क्योंकि दूसरी रे फोकस से लाओगे कैसे, होगी नहीं। यानी अब दूसरा रूल लगाते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैंने ये पढ़ाया था, अगर मैं दूसरी रे यहां से पास कराऊं और पोल पर इंसिडेंट कराऊंगा तो पोल कुछ इस तरीके से लाइट को बाउंस बैक करवाता है। और आपको दिख रहा है ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये ब्लैक कलर वाली, ये दोनों ही पैरेलल जा रही हैं। यानी यहां पर एक्चुअली वो मीट नहीं करेंगी। हम मानेंगे ये इन्फिनिटी पे जा रही हैं, इसीलिए इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। यानी इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी होगा, क्योंकि रेज मीट ही नहीं कर रही है, यानी एट इन्फिनिटी। और जो साइज होगा इसमें सबसे बड़ा बनता है, यानी हाईली एनलार्ज्ड साइज होगा।
और यार नेचर कैसा होगा, नीचे ही बन रही है ना इमेज, यानी नेचर इसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी आर एंड आई लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट समझ लेते हैं जो कि एक्सेप्शनल केस है कि अगर ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट अगर कुछ इस तरीके से खड़ा है तो क्या होगा। यहां पर तो आप पहला वाला रूल भी नहीं लगा पाएंगे जिसमें मैं ये करता था कि मैं रेज को लाता था और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और प्रिंसिपल फोकस से उसको कट करवा देता था। तो इसमें मैं यहां से रे को कुछ पोल पर लेकर जाऊंगा और मुझे पता है कि पोल के बाद ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक पीछे की तरफ होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। आपको ये दिख रहा होगा ये दोनों ही रेज तो मीट तो कर नहीं रही हैं, तो फिर इमेज कैसे फॉर्म होगी, क्योंकि अगर रेज नहीं मीट करेंगी तो इमेज तो फॉर्म होगी। देखो यार, देखा ये गया कि जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बन रही थी, लेकिन गजब की बात यह है कि जितने भी केस थे सब में इमेज उल्टी बन रही थी, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है हूबहू एग्जैक्ट सेम दिख रही थी। सेम साइज के पर्पज से नहीं बोल रहा हूं, यानी अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी उसकी सीधी बन रही थी। यानी ये तो समझ गए ये लोग कि रेज तो मीट करेंगी, तो इन्होंने बोला हो सकता है ये रेज मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर कुछ इस तरीके से मीट करेंगी। यानी एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली थी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली थी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बिहाइंड द मिरर मीट करेंगी और हाँ कुछ इस तरीके से सीधी इमेज बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट भी इस केस में सीधा ही खड़ा है और उसकी इमेज भी सीधी बन रही है, और जब इमेज सीधी बनती है तो हम उसको बोलते हैं वो इरेक्ट इमेज है। और यहां पर ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये मीट कर रही होंगी, इसीलिए इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। यानी जो अपेरेंटली मीट करती हैं उसे हम वर्चुअल कहते हैं, और सीधी इमेज बनती है तो हम उसे इरेक्ट कहते हैं। यानी इस केस में नेचर हो जाएगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हो जाएगा एनलार्ज्ड, यानी मैंने बताया था ना ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें सिर्फ साइज एनलार्ज्ड रहता है, बड़ा रहता है, यानी एफ से छोटा रहता है। और पोजीशन क्या हो जाएगी बिहाइंड द, यानी एक सेकेंड यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी कुछ इस तरीके से हम कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम को बनाएंगे। तो यार जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखो यार, यहां पर जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ये सामने वाली होती है, यानी ऑब्जेक्ट्स को हम यहां पर खड़ा करेंगे, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एट इन्फिनिटी अगर मैं ऑब्जेक्ट को खड़ा करता हूं तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, यानी एट इन्फिनिटी। आओ बताता हूं, साथ में साथ रूल भी सीख लेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाएगी। अब यहां पर जैसी रे ऑफ लाइट मिरर पे टकराएगी तो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सामने वाला है, जिसके वजह से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के वजह से ये रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होगी और पीछे की तरफ जाएगी। और मैं दूसरे रंग से इसको दिखाता हूं, यानी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहां पर ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये रे ऑफ लाइट पीछे पता नहीं कहां चली गई, इसलिए यहां पर ये फोकस पे जाके मीट होगी। अब ये एक रे हो गई, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस पे जाके मीट होगी कुछ इस तरीके से। अब दूसरी रे कैसे पास होती है उस पर बात करते हैं। दूसरी रे कुछ इसी तरीके से दूसरी रे को भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे, जिस तरह आपने कॉनकेव मिरर में किया था। फिर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रे बाउंस बैक करके पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाकर पीछे मीट कर रही है, और जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी उसी पॉइंट को हम फोकस नाम देंगे और यहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। ध्यान ये रखना है कि इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन था वो एट फोकस होगा। जो साइज है यानी साइज ऑफ इमेज जो बनेगा वो आपका हाईली डिमिनिश्ड होता है, और जो नेचर है वो वर्चुअल होगा, यानी नेचर वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, और इरेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कॉन्वेक्स मिरर जितनी भी इमेज फॉर्म करता है वो अपसाइड डाउन नहीं होती हैं, वो सीधी की सीधी रहती हैं।
आओ समझाता हूं कि दूसरा केस क्या बनता है। यह ध्यान रखना है कि इसमें कोई बहुत स्पेशल केसेस नहीं है। एक बार हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं और एक बार हम ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच कहीं पर भी रखेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि इंफिनिटी और पोल कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ये हमेशा वैसी इमेज देता है। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट को कुछ यहां पर प्लेस कर दूं तो इमेज कैसे बनेगी और चेक करते हैं। सबसे पहला तो वही रूल है कि हम रे को पैरेलल लेकर आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हम रे को पैरेलल लेकर आ रहे हैं तो रे बाउंस बैक करेगी पीछे की तरफ, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करेंगे ये कहीं फोकस पे जाके मीट कर रही है, कुछ इस तरीके से। दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से आपको लेकर आना है। ध्यान ये रखना है जब आप कुछ इस तरीके से रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर में लेकर आएंगे तो यहां पर अगर ये इंसिडेंट हो रही है इसी पॉइंट पर ये बाउंस बैक होगी, जिस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो रहा था। और ये रे आप मानेंगे कि पीछे की तरफ जाके कहीं मीट कर रही होगी, यानी कुछ इस तरीके से। और जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है इसी पॉइंट को हम इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट कहेंगे। इसकी जो इमेज है वो कुछ यहां पर ऐसे फॉर्म होती है, यानी इमेज फॉर्मेशन बिटवीन पी एंड एफ होता है, ये ध्यान रखना है। जो नेचर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन बहुत नहीं बढ़ता है, यानी साइज हाईली डिमिनिश्ड से सिर्फ डिमिनिश्ड में बदल जाता है। यानी कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन हो रही होती है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। आइए अब समझते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं, यानी कब इमेज डिस्टेंस, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कब फोकल लेंथ वगैरह पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है। देखो यार, जब हम मिरर को कार्टेशियन प्लेन में रख देते हैं तो हमें यह समझ आ रहा है कि ये वाला जो पाथ होता है वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है। इसके बैकवर्ड अगर हम जाएंगे तो हम एक्स एक्सिस के नेगेटिव में जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा होता है, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव हिस्सा होता है वाई एक्सिस का। अब बात को क्या मैं समझाना चाहता हूं वो थोड़ा समझिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन, क्या होता है अभी बताऊंगा, उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ 6 बातों का यूज होना, मतलब इन 6 बातों का आपके दिमाग में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये कॉनकेव मिरर है तो मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस करूंगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूरी पर है, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट कुछ इतनी दूरी पर है। यानी जब मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर निकालूंगा तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हूं। यही कारण है कि जो कॉनकेव मिरर में यू का वैल्यू होगा वो हमेशा आप नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है और हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, यानी ये भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है। यही कारण है कि चाहे ऑब्जेक्ट कॉनकेव में रखा हो या कॉन्वेक्स में, दोनों में ही यू का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब आपने ये सीखा था कि कॉनकेव मिरर में जितनी भी इमेजेस फॉर्म हो रही थी वो कुछ नीचे के साइड ऐसे फॉर्म हो रही थी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इस वाली इमेज को कंसीडर करता हूं, ये वाली, यहां पर अगर मुझे इमेज डिस्टेंस पता करना है तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, उसी तरीके से इमेज मिरर से कितना दूर बनी है वो इमेज डिस्टेंस कहलाती है। यानी मिरर से जब मैं इमेज डिस्टेंस की तरफ आ रहा हूं तो मैं फिर भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा हूं। यही कारण है कि कॉनकेव में जो इमेज डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज इस डायरेक्शन में बनती है, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। यही कारण है कि यहां पर इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर कॉनकेव मिरर में एक केस था जिसमें P और F के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर आती थी, यानी कुछ यहां पर इमेज बनती थी। यहां पर इमेज बनने का मतलब है मिरर से ये कुछ इतना दूर है, यानी जब हम P और F के बीच में रखे ऑब्जेक्ट की इमेज निकाल रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये स्पेशल केस है और ये एक्सेप्शनल केस भी है। तो आओ एक्सेप्शनल केस भी लिख लेते हैं। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। तो देखो यार, P एंड F के बीच में रखें या कहीं भी रखें, U तो नेगेटिव ही रहता है, लेकिन इस केस में जो V होगा वो पॉजिटिव होगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब फोकल लेंथ की बात करूं तो कॉनकेव में कैसा भी आप मिरर ले लो, कैसा भी लेंस ले लो, अगर कॉनकेव वर्ड आ जाए तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव कंसीडर करना, कॉन्वेक्स वर्ड आ जाए तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की क्या है। देखो यार, हाइट ऑफ इमेज या तो इरेक्ट होगी या तो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होगी। अगर कोई इमेज सीधी है जिस तरीके से यहां पर दिख रहा है आपको, तो अगर मुझे इसकी हाइट मेजर करना है तो मुझे वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यही कारण है कि कॉनकेव मिरर का जो स्पेशल केस होता है उसमें हाइट ऑफ इमेज को हम पॉजिटिव लेते हैं। बाकी सभी केसेस में जो हाइट है इमेज की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के, यानी नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन में है। इसीलिए हाइट ऑफ इमेज हमेशा कॉनकेव में नेगेटिव लेंगे सिवाय पी और एफ केस के। कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो वहां पर हमेशा इमेज इरेक्ट बनती है। इरेक्ट इमेज का मतलब है कि हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएंगे, यानी हाइट ऑफ इमेज इस केस में हमेशा पॉजिटिव लोगे। और ऑब्जेक्ट को तो यार सीधा ही खड़ा करोगे ना, यानी हमेशा हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, यानी पॉजिटिव ऑफ वाई डायरेक्शन। इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में हो, दोनों में पॉजिटिव लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है HI/HO। मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं, हमें यह बताती है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन क्या है, या साइज ऑफ या डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन क्या है। यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कितना बड़ा बना है, यानी कितने टाइम्स वो इंक्रीज हुआ है, साइज सिर्फ इतना बताती है। यानी आपसे कभी कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन क्या है तो आप बोलोगे कि मैग्निफिकेशन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज के बीच में रिलेशन बता रही है कि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, बस इतनी बात। अब मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है, याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन का साइन कॉनकेव मिरर के केस में ना हमेशा नेगेटिव रहेगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। एक्सेप्शनल केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट में मैं आपको एक मिरर फॉर्मूला और भी पढ़ा देता हूं, जो कि होता है 1/f = 1/v + 1/u। यानी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप एक मिरर फॉर्मूला ये यूज करेंगे और दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि कुछ ये हैं। आइए अब आपको एक न्यूमेरिकल करके समझाता हूं। क्वेश्चन लिखा है 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी ये कॉन्वेक्स मिरर है, बस आपको इतना पहचान लेना है। अब यहां पर 4.5 सेंटीमीटर नीडल को रखा गया है, जो कि मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर है, यानी कुछ ऐसे, और यहां पर कोई नीडल को प्लेस्ड किया है। आप ये समझो कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में भी। निडल की हाइट दे रखी है, यानी हाइट ऑफ निडल दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, और उसको तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। और आपको फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी एफ का वैल्यू 15 सेंटीमीटर बोला है। अब आगे बात पढ़ते हैं, क्या पूछा इन्होंने। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब ये सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि इमेज कहां फॉर्म होगी और कितनी दूर होगी, और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो। और आगे पूछा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इतना समझते हैं। देखो, हमने अभी आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाया, जो कि होता है 1/f = 1/v + 1/u, जिसमें f का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। यानी 1/15 = में 1/v, यानी इमेज डिस्टेंस पता करनी है, और प्लस 1/-12। यहां वाला माइनस यहां वाले प्लस के साथ मिलकर नेगेटिव साइन बना देगा, यानी 1/v - 1/12 = में आ जाएगा 1/15। अब ये 1/12 उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1/15 + 1/12 में 1/v हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे थोड़ा, तो कुछ ऐसा होगा, ये बताता हूं। ये हो जाएगा 4 + 5/60, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है और 15 4 जा 60 होता है।
इज इक्वल्स टू में 1/v हो जाएगा। इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो 60/9 आ जाएगा और यहां पर ये v का वैल्यू आ जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 20/3 आ जाएगा, यानी 3 20 टाइम्स में 60 को कट करेगा और 3 टाइम्स में 9 को, यानी इमेज डिस्टेंस कुछ 20/3 आ गई है। आपको जरूरी नहीं है कि इसको पॉइंट वगैरह में भी कैलकुलेट करो, इतना इनफ है। यहां पे सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। अब आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है। देखो यार, मैग्निफिकेशन के आपने दो फॉर्मूले सीखे, एक HI/HO। HI हाइट ऑफ इमेज बताता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, इमेज नहीं, और आपसे पूछा भी नहीं है। तो आपसे तो सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा है ना, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला -V/U कर लीजिए। अब जब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिए हैं तो -V यानी -20/3 हो जाएगा और U का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करना है, यानी -12 हो जाएगा। ये -12 इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि -20/-36, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आएगा 20/36, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10/18। उसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5/9, यानी मैग्निफिकेशन 5/9 आ जाएगी। कुछ इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां पे देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया है। यहां पर अगर आपको दिख रहा हो कि इमेज डिस्टेंस ऑटोमेटिक पॉजिटिव आई है, जो कि मैंने आपको बताया था। यहां पर दिख रहा हो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव आई है, जो कि लिखवाया गया है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट पार्ट में यह पूछा था कि describe what happens to the image as the needle is moved farther from the mirror। यानी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हम मिरर से निडल को दूर लेते जाएंगे। देखो, हमने ये सीखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनते हैं, या तो आप इमेज को ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और मिरर के बीच में रखो, या तो इन्फिनिटी पे रख दो। अब होगा कुछ नहीं कि साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब एक केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, यानी एक स्फेरिकल मिरर है जो अलग अलग तरीके की इमेज बनाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन, याद हो तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा डिफरेंट लोकेशन पे इमेज बनती है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में तो दो टाइप से बनती है बस। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यानी जब इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हुई, द इमेज इज रियल, कब होती है? जब कॉनकेव मिरर होता है। When the image does not form on screen, the image is virtual, ठीक है। When the two reflected ray meets, actually the image is real, and when they appear to meet, the image is virtual, जो कि अभी आपको पढ़ाया गया। A concave mirror always forms real and inverted image, यानी ये सारी बातें ऐसे लिख दी है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बस उन्हीं ने ये बातों को लिख दिया है। आइए मैं आपको क्वेश्चन करके समझाता हूं। बोला है when an object is placed at the center of curvature of concave mirror, the image formed is, यानी हमने सीखा था कि कॉनकेव मिरर के अगर सेंटर और कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो साइज ऑफ इमेज सेम होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। मैंने आपको समझाया कि कॉन्वेक्स एक ऐसा मिरर है जिसमें आप कहीं भी खड़े हो जाओ, टेढ़े मेढ़े कैसे भी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट आने वाली है, यानी इसका ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। लिखा है अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, यानी एक बच्चा है जो एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है और वो देख रही है। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, यानी उसका सर बड़ा दिख रहा है, जो बीच का यानी पेट वाला जो पोर्शन है वो सेम साइज दिख रहा है, और जो टांगे हैं वो पतली सी दिख रही है, छोटी सी। द फॉलोइंग इज इन द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। अब आपको यह बताना है, देखो यहां पे उसको अपना जो सर है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, जो पेट है वो नॉर्मल साइज दिख रहा है, और जो टांगे हैं वो बहुत पतली दिख रही हैं। यानी यहां पर हो ना हो कॉनकेव मिरर रहा होगा, क्योंकि कॉनकेव ही ऐसा मिरर होता है जो बहुत बड़ी इमेज बनाता है। सेम साइज इमेज प्लेन मिरर बनाता है, और छोटी इमेज यानी डिमिनिश्ड इमेजेस सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। यानी इसका ऑर्डर कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, यानी इसका भी सी ऑप्शन सही है। वाह, क्या सही जा रहा है कि सारा सी सी है। देखो अगली बात, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। टू गेट अ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वन कैन यूज, यानी अगर आपको इमेज बड़ी चाहिए ऑब्जेक्ट से तो आप क्या यूज करेंगे?
कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट, ये तो कभी नहीं, कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हो सकता है आइदर या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव, बिल्कुल नहीं, प्लेन तो बिल्कुल ही नहीं, यानी ऑप्शन बी इस वाले का सही होगा, क्योंकि सिर्फ हम कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है, बाकी सब में सेम साइज बनेगी, नहीं छोटी बनेगी। लास्ट पे बात कर लेते हैं, लिखा है अ कॉन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कॉन्वेक्स मिरर का जो कैरेक्टर होता है कि वो छोटी इमेज फॉर्म करता है, जिसके वजह से वो बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। यही कारण है कि कार की जो साइड रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें कॉन्वेक्स लगाया जाता है। ऑप्शन आपसे बोला है ऐसा क्यों है, तो देखते हैं। लिखा है द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड द लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन, जो भी अभी मैंने आपको बता दिया। द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर, हाँ ये भी बात सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी बोथ ए एंड बी बात सही है, नन ऑफ दिस पे तो कोई लॉजिक ही नहीं जा रहा है। यानी कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। आइए अब लाइट के दूसरे फिनोमिना रिफ्रैक्शन पे बात करते हैं। देखो यार, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक छोटा सा अंतर है। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब लाइट किसी मीडियम में आती है और टकरा के उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में एक लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, यानी हवा से पानी में जाना, हवा से डायमंड में जाना, पानी से हवा में आना, यानी जब लाइट का चेंज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होगा तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां पर होता क्या है कि जब लाइट एक जगह से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में अंतर आता है। लेकिन ऐसा क्यों है? आपको मैं दो रास्ते बोल रहा हूं चलने के लिए। एक ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत भीड़ है, और एक ऐसा रास्ता है जो कि हाईवे जैसा, यानी एकदम सपाट है, जहां भीड़ नाम की चीज ही नहीं है। तो आप सपाट वाले यानी हाईवे वाले रास्ते में अपनी गाड़ी को जूम करके आगे ले जाओगे, लेकिन जो भीड़ वाला रास्ता होगा वहां धीरे धीरे चलेगा ना। यानी लाइट की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। अगर लाइट स्मूथ एरिया में जाएगी, यानी एयर जैसे एरिया में जाएगी, तो वहां पे लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी, यानी सबसे तेज। लेकिन अगर लाइट वाटर, डायमंड, ग्लास यानी डेंसर मीडियम में जाएगी तो ज्यादा डेंसिटी होने के वजह से, यानी ज्यादा भीड़ भाड़ होने के वजह से लाइट को चलने में दिक्कत आएगी, जिसके वजह से लाइट की स्पीड में कमी आएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि स्पीड, वैसे कोई ये लॉजिक नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी लाइट उतना कम बेंड करेगी, और जितनी कम स्पीड होगी लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगी। मैं ये भी लिख सकता हूं डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी किसी मीडियम की डेंसिटी यानी घनापन जितना ज्यादा होगा स्पीड वहां पर उतनी कम होगी, और स्पीड जितनी कम होगी बेंडिंग लाइट की उस मीडियम में उतनी ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। और डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कॉजिंग अ चेंज इन द पाथ ऑफ रेज। तो आपको यह समझ आया कि पाथ चेंज क्यों होता है, क्योंकि यार अगर एक मीडियम है कुछ ऐसा, अगर लाइट रे यहां पर भी एयर मीडियम है और यहां पर भी एयर है, तो अगर सेम मीडियम होगा तो लाइट की क्या चेंज नहीं होगी? स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड अगर चेंज नहीं होगी तो बेंडिंग नहीं शो होगी। यानी बेंडिंग होने का कारण क्या बोलोगे आप? सर डेंसिटी में जाते ही लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। यह ध्यान रखना है आपको। आओ इसको इरेज करके दोबारा बताता हूं। यहां पर ये जो रे आपको दिख रही है आती हुई, ये वाली, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जिस पॉइंट पे पड़ रही है यहां से हम एक नॉर्मल खींचते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि लाइट के इंसिडेंट होने का एंगल कितना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट कितना डिग्री बेंड हुई है वो पता चलता है नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे, यानी इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और जो रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जितने एंगल पे ये बेंड हो रही है उसे स्मॉल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो साइन ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ यानी दोनों एंगल का जो रेशियो है वो हमेशा एक समान होगा। दूसरी बात तो नॉर्मल सी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मैंने अभी आपको बताया जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंड होती है। बेंड होने का कारण है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज होती है। अब कितने टाइम्स स्पीड ज्यादा हो रही है और कितने टाइम्स स्पीड कम हो रही है, इसको बताने वाले टर्म को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके दोबारा इस बात को सुनना और इसको नोट कर लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेफिनेशन में भी लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो जो मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उससे हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है उससे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। यह ध्यान रखना जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और इसको डेंसर मीडियम मान रहा हूं और इसको रेयरर मीडियम मान रहा हूं, तो लाइट रे जब डेंसर से रेयरर की तरफ आएगी तो बेंड्स यानी एक सेकेंड बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। आपको यह ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो होता है कुछ, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। सिंबल होता है म्यू, जिसको लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यह ध्यान रखना है। अब कभी कभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी आता है, जब आप क्वेश्चन करते होंगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू में कंफ्यूज होते होंगे। जैसे मैं समझाता हूं, लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो तो आपको यह समझ आ रहा होगा सर कि यहां पे ना रिस्पेक्ट वाटर को दी जा रही है। जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है उसको पहले लिखा जाता है। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर के पीछे ही तो उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, यानी वाटर को आगे लिखेंगे क्योंकि वाटर को रिस्पेक्ट दी जा रही है। एयर को पीछे लिखेंगे क्योंकि एयर रिस्पेक्ट वाटर को दे रहा है, और उसके बीच में म्यू बना देंगे। म्यू मानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट रे का डायरेक्शन हमेशा आगे से पीछे की तरफ ऐसे बनाओगे। यानी यहां पर ये कह रहे हैं लाइट वाटर से एयर में जा रही है। अब बात को ध्यान से समझना, वाटर एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयरर मीडियम है। यानी डेंसर से अगर एयर में जाएगी तो लाइट की स्पीड तेज होगी, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स कम है जिसके वजह से वो यूं करके आगे बढ़ जाएगी। यानी वाटर से लाइट एयर में जाएगी तो लाइट की स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर इसी का उल्टा लिखा होता स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको आप लिखते म्यू, यानी इस बार रिस्पेक्ट एयर को दी जा रही है तो एयर, और यहां लिख दोगे आप वाटर, यानी इस बार लाइट एयर से वाटर में जा रही है, यानी रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब आओ एक न्यूमेरिकल करके आपको समझाता हूं। लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, रिस्पेक्ट किसको दी जा रही है? ग्लास को। तो आप सबसे पहले ग्लास लिख लीजिए, फिर म्यू का साइन बनाइए, और कौन रिस्पेक्ट दे रहा है? डायमंड, तो डायमंड लिख लीजिए। लेकिन लाइट रे जा कहां से रही है? ग्लास से डायमंड की तरफ जा रही है। एरो ऐसे इस तरफ बनेगा, यानी फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? एक सेकंड में दूसरा पेन ले लूं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बात समझ आ रही है? चलो मैं बार बार ना लिखना पड़े तो इसको मैं V1 मान ले रहा हूं और इसको मैं V2 मान ले रहा हूं। आपसे यह बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यह वर्ड भी थोड़ा ध्यान से समझना, कहीं पर भी बेटा एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, यानी इस लाइन को थोड़ा मैं एक बार लिख भी देता हूं आप लोग के लिए। जब भी आए एब्सोल्यूट वर्ड तो इसका सीधा सा मतलब है, लिखना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, W.R.T का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन जब भी एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये ऐसा कहना चाहते हैं। यानी लाइट रे कहां से कहां जा रही है? यानी म्यू एयर टू ग्लास जा रही है लाइट, यानी इस केस में लाइट रे एयर से ग्लास की तरफ जा रही है। यानी एयर में जो लाइट की स्पीड है उसे मैं C मान ले रहा हूं, और ग्लास में जो लाइट की स्पीड है उसे मैंने V1 माना है। यानी ये ऐसा दे रखा है,
अगर मैं बात करूं कि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है ग्लास और डायमंड के बीच का 1.6, तो यहां मैंने 1.6 लिख लिया, और ग्लास और एयर के बीच का कितना दे रखा है 1.5, तो यहां मैंने 1.5 लिख लिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, आपको सिंपल दोनों केस को मल्टीप्लाई कर देना है। आओ देखो, जैसे ही मैं दोनों बातों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पे 1.6 इंटू 1.5 होगा, क्योंकि LHS से मल्टीप्लाई होगा, और V1 अपॉन V2 मल्टीप्लाई होगा C अपॉन V1 से। आपको दिख रहा होगा कि सर यहां तो बात बन गई, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं C अपॉन V2। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ आएगा 1.6 इंटू 1.5, यानी 5 6 33, एंड ये 11 14 का 1 2, यानी 2.40। अब देखिए इसको पढ़ेंगे क्या, यानी लाइट की स्पीड C से कहां जा रही है V2 में, यानी लाइट की स्पीड एयर से, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और आपसे पूछा भी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने क्या समझाया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी लाइट रे एयर से डायमंड में कितनी जा रही है, यानी ये और कुछ नहीं, म्यू एयर से डायमंड का निकल के आ गया, यानी 2.40 इसका आंसर होगा। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन करके मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देता हूं। क्वेश्चन लिखा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज विच आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे ये दोनों लॉ लिखे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखो यार, अगर लाइट एयर से ग्लास की तरफ आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगा। लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है, और स्पीड कम होती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाती है, जिसके केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, क्योंकि लाइट की थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब है कि लाइट रे फर्स्ट से सेकेंड मीडियम की तरफ जा रही है। अब अगर फर्स्ट से सेकेंड मीडियम की तरफ जा रही है तो फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, सेकेंड मीडियम हमारा पता नहीं क्या लेकिन कुछ है। फर्स्ट मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 है, रिफ्रैक्शन 30 है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और तरीके से निकालना सीखा है, जो कि साइन आई अपॉन साइन आर है, यानी साइन आई आपको दे रखा है 45 डिग्री और यहां साइन आर में रख दोगे आप 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू में म्यू निकलेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होगी। अरे भाई मैथ तो ध्यान में है ना। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/√2। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो √2/√2 हो जाएगा रेशनलाइजेशन के बाद, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2√2 अपॉन में √2 और √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी आंसर √2 आएगा। बोलोगे सर √2 तो है ही नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि √2 का वैल्यू 1.41 होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। बोला है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। लाइट की स्पीड सबसे कम किस में होगी। लाइट की स्पीड सबसे कम का मतलब है कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर है, तो आपको पता है कि सर वो डायमंड है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करते हैं। लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आपको 1.5 दे रखा है, और स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर 3 × 10⁸ दे रखी है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगी। देखो इसको इरेज कर देता हूं पहले मैं। यहां देखिए, हमने ये सीखा है कि म्यू एयर टू ग्लास ये बोल रहे हैं, यानी कुछ बात नहीं बोली ना, तो आपसे बोला गया म्यू एयर से ग्लास, यानी कहने का मतलब है लाइट की रे ग्लास एयर से ग्लास की तरफ जा रही है। तो यहां पे होगा C/V फॉर्मूला, यानी C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। C हमारा 3 × 10⁸ है, V हमारा पता करना है, म्यू को 1.5 गिवन दे रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो V इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5 हो जाएगा,
इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो 3/15 इंटू 10⁸ इंटू 10 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये 1/5 हो जाएगा इंटू 10⁹ हो जाएगा। यानी इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये 0.2 इंटू 10⁹ हो जाएगा। 0.2 इंटू 10⁹ तो किसी में नहीं है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो मैं लिख सकता हूं 2/10 इंटू 10⁹। यहां पे 10⁹ है, यहां पे 10 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2 इंटू 10⁸, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आइए अब लास्ट पार्ट पे बात करते हैं। लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2। देखो यार, अभी मैंने आपको लिखना सिखाया है कि म्यू विद रिस्पेक्ट टू बी है, यानी बी वाला पहले लिखेंगे और ए वाला बाद में। इसका वैल्यू 2 दे रखा है और आपसे जस्ट अपोजिट वाले का पूछ रखा है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए का बी के साथ दिया है फिर इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है, यानी इस 2 को रेसिप्रोकल कर दीजिए बस। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2 और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, यानी जहां कहीं भी आपको 0.5 दिख जाए वो ऑप्शन सही है। ध्यान क्या रखना है कि ए से बी फिर बी से ए ऐसा रिलेशन आएगा तो रेसिप्रोकल कर देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यानी कुछ इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मिरर रिफ्लेक्शन शो करते हैं और लेंस रिफ्रैक्शन शो करते हैं, क्योंकि लेंस एक ग्लास होता है जिसमें से जब लाइट पास होती है तो लाइट का पाथ बेंड होता है। यानी रिफ्लेक्शंस कौन शो करता है? मिरर, और रिफ्रैक्शंस लेंस शो करते हैं। चलिए अब वन बाय वन एक एक रे डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो कैसा केस बनेगा। देखो यार, बात वही है कि अगर हम एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे तो यहां पे लाइट की बेंडिंग होगी, ना कि रिफ्लेक्शन होगा। बेंड होके लाइट हमेशा फोकस पे कट करेगी F2 वाले, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। और इंफिनिटी वाले में वही सेम प्रोसीजर फिर से अपनाते थे, यानी फिर से हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये F2 को कट करेगी। यानी जहां पर दोनों रेज मीट कर रही हैं यही इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होता है। यानी ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखते हैं तो यहां पर इमेज फॉर्म होगी। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। ध्यान यही रखना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो साइज ऑफ इमेज इंक्रीज होगा। जैसे मैंने आपको मिरर्स में समझाया ना, सेम एज इट इज इधर लेंसेज में भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा। अब यह ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, यानी इसका नेचर रियल होगा क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट कर रही है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आइए अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस जिसमें हम इंफिनिटी के हल्का सा आगे लाते हैं, यानी बियॉन्ड 2f1 जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड 2f1 रखा है तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी? दो ही रेज आपको लेकर आनी है। पहली रे हमेशा कॉमन रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस को इस तरीके से कट करके जाएगी। दूसरी रे आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है। ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे ऑफ लाइट पास होगी तो उसका कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हो दोनों रेज एक सिंगल पॉइंट यहां पे मीट कर रही हैं और ये पॉइंट F2 और 2F2 के बीच में है और नीचे की तरफ है, यानी यहां पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है, यानी इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 फॉर्म होगी और इसका साइज हल्का सा बढ़कर डिमिनिश्ड हो जाएगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड से हटकर यहां पे एक सेकेंड, यहां पे हाईली डिमिनिश्ड होगा और यहां पर डिमिनिश्ड होगा और इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। यह आपको लिख लेना है। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को एट 2f1, एक एक स्टेप बस आगे लाना है ऑब्जेक्ट को। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम एट 2f1 रख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो पहली रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आओगे। यहां पर बना लेते हैं, ये F2 होगा और ये वाला पॉइंट 2F2 होगा। चलिए, ये पैरेलल आएगी और कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये F2 को पास करके आगे की तरफ जाएगी। दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे, यानी कुछ इस तरीके से, और ये दोनों रेज जहां पे मीट कर रही हैं ये वाला पॉइंट ये एकदम 2F2 के नीचे आएगा।
यानी यहां पर इमेज फॉर्मेशन एट 2f2 होगा, यानी ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसका जो आप साइज लिखोगे वो हल्का सा बड़ा हो जाएगा, यानी यहां पर सेम साइज आ जाएगा, डिमिनिश्ड के बाद सेम साइज। और जो नेचर है वो तो अभी भी रियल और इन्वर्टेड है, यानी आर एंड आई हो जाएगा। आइए चौथे केस की बात करते हैं। चौथा केस में एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, यानी ऑब्जेक्ट जब 2f1 और f1 के बीच में होगा, यानी बिटवीन 2f1 एंड f1। तो पहली रे तो वही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लानी है और ये f2 पर कट करके आगे की तरफ जाएगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां देखो। अब दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, यानी कुछ इस तरीके से, और दोनों रेस को आप देखोगे ये थोड़ा पीछे जाके मीट करेंगी, यानी यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये बियॉन्ड 2f2 होगा, यानी ये आपका इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट है। साइज यहां पर हाईली एनलार्ज नहीं होगा, सेम साइज है ना, तो हल्का सा बड़ा होगा, यानी सिर्फ एनलार्ज्ड होगा। और नेचर तो अभी भी उल्टी इमेज बन रही है ना, यानी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब फिफ्थ केस की बात करते हैं। फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को एक स्टेप और आगे एट f1 ले जाते हैं। एट f1 में क्या होगा ध्यान से देखिए, यानी जब ऑब्जेक्ट को मैं कुछ इस तरीके से खड़ा करूंगा तो यार पहली रे तो कॉमन है, यहां पे ऐसे आएगी, फोकस पे कट करेगी और आगे बढ़ जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगी, यहां कोई झोलझाल नहीं है, और कुछ इस तरीके से ही आगे जाएगी, यानी यहां पर ये दोनों रेस एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी। हम ऐसा मानेंगे कि कहीं इंफिनिटी पे जाके मिल रही हैं। नेचर तो वही रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज नीचे फॉर्म हो रही है, यानी नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और जो इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा वो एट इंफिनिटी होगा, हम ऐसा मानेंगे कहीं इंफिनिटी बाहर जाके ये मीट करेंगी। और जो साइज होगा वो सबसे ज्यादा एनलार्ज यानी हाईली एनलार्ज्ड होगा। अब सिक्स्थ केस की बात करते हैं। ये स्पेशल केस होता है जैसे कॉनकेव मिरर में होता था। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। रेज तो वैसे ही पास होंगी, यहां कोई झोलझाल नहीं है, यानी पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस पे कट होकर जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर आगे जाएगी। लेकिन यहां हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये दोनों रेस पीछे आके कहीं ना कहीं मीट होंगी, यानी फोकस से पास होने वाली रे कुछ ऐसे और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे कुछ ऐसे, यानी एक सेकेंड ये आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूं क्योंकि ये इमेज थोड़ा पीछे जा रहा है। कुछ इस तरीके से ये इधर जाएगा और ये वाला इधर की तरफ आएगा। यहां हम मान रहे हैं कि इस पॉइंट पर दोनों रेस मीट होंगी और इस तरीके से इसकी इमेज ऊपर के डायरेक्शन में फॉर्म होगी, यानी यहां पर इमेज का जो फॉर्मेशन होगा यानी इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट बिहाइंड द लेंस होगा, यानी लेंस के पीछे होगी। साइज इसका एनलार्ज्ड होगा जैसे कॉनकेव में होता था, एनलार्ज्ड। और नेचर लेकिन यहां पर ये रेस जो है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, हम ऐसा मान रहे हैं कि मीट कर रही होगी, इसीलिए इस इमेज का नेचर वर्चुअल होगा क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, और इरेक्ट होगा क्योंकि इमेज सीधी बनी है यानी इरेक्ट बनी है। यानी कुछ इस तरीके से हम रे डायग्राम्स को फॉलो करेंगे। अब आइए समझते हैं रे डायग्राम कॉनकेव लेंस में कैसे बनेगा। देखो यार, कॉनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, जिस तरीके से कॉन्वेक्स एक कन्वर्जिंग होता है, यानी वहां पे रेस मीट करती हैं, यहां पे डाइवर्ज करेंगी। आओ समझाता हूं कैसे। अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो और रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आएंगे, तो जैसे ही ये लेंस से पास होना चाहेगी तो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, और यहां पर भी कुछ इस तरीके से अगर आप पैरेलल लेकर आओगे तो यहां पर ये इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन इमेज तो फॉर्म हो ही रही है, इसीलिए हम ऐसा मानेंगे ये रेस पीछे आकर कहीं यहां पर और ये वाली रे पीछे आकर कहीं यहां पर, यानी इस पॉइंट पर मीट होंगी और इमेज फॉर्म करेंगी। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रखते हो तो इमेज, एक सेकेंड, तो इमेज एट एफ फॉर्म होगी यानी एट F1 बनेगी, और इसका साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, और इसका नेचर वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअली में तो मीट हो नहीं रहा, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यहां पे इमेज हमेशा स्ट्रेट बनती है।
अब इसका दूसरा केस समझते हैं। देखो यार, यहां पर ना सारी सिमिलैरिटी जा रही है। जैसे कॉनकेव मिरर था वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर था वैसे ही कॉनकेव लेंस है। यानी यहां पर अब इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज वैसी बननी है। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट को कुछ यहां पे प्लेस कर दूं, कहीं भी प्लेस कर दो, तो आपकी सबसे पहली रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी कुछ इस तरीके से, और रेज हम मानेंगे कि डाइवर्ज होगी। और इसको बैकवर्ड लाएंगे पीछे की तरफ, तो ये कहीं जाके F1 पे मीट करती थी। दूसरी रे हमने क्या सीखी है यहां पर लेंस के केस में? दूसरी रे हमने सीखी है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो कुछ इस तरीके से हम मान रहे हैं कि पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो कोई भी रे पास हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो कॉन्वेक्स हो, वो सीधे सीधे निकल जाती है। अब दोनों रेज मीट कहां पे कर रही हैं? इस पॉइंट पर। यानी यहां इसी पॉइंट को हम इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट बोलेंगे। यानी आप लिखोगे क्या कि अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा है, ऑप्टिकल सेंटर जिसको कैपिटल ओ से बता रहे हैं वहां रखा है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर होगी। यानी इमेज फॉर्मेशन यहां पर होगा। साइज आप और इरेक्ट इमेज बनेगी, यहां देखो सीधी इमेज बन रही है। यानी इसका जो नेचर होने वाला है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और साइज हल्का सा बड़ा हो जाएगा। यानी हाईली डिमिनिश्ड था इन्फिनिटी के केस में, तो इसमें सिर्फ डिमिनिश्ड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में डायग्राम बनाते हैं। आइए अब जल्दी जल्दी लेंस के केस में कन्वेंशन कैसे बनाते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। देखो यार, ऑब्जेक्ट को जब भी हम यहां पे खड़ा कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो लेंस से पीछे डायरेक्शन में ही जा रहा है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होने वाली है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। लेकिन आपको पता है कि कॉन्वेक्स के केस में जितनी भी इमेजेस बनती थी वो नीचे की तरफ बनती थी और एक्स एक्सिस की तरफ बनती थी। यानी अगर आप इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो लेंस से इमेज इस दूरी पर जा रही है, ये दूरी x का पॉजिटिव डायरेक्शन है। यही कारण है कि कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी इमेज डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस में जो इमेज बन रही है वो लेंस के पीछे बन रही है, यानी x के नेगेटिव डायरेक्शन में बनती है। यहां पे आपने देखा था ना, इमेज बन रही थी छोटी सी। यानी यहां पर कॉनकेव लेंस के केस में और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव यहां होगी और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगी। HI यानी हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। आपको अभी समझाया कि कॉनकेव में इरेक्ट इमेज बनती है, यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स में इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। एक स्पेशल केस था, उसकी बात भी कर लेते हैं। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, तो उस केस में V का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी जो इमेज थी वो बिहाइंड द लेंस यहां बन रही थी, तो उसका इमेज का डिस्टेंस पीछे डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे थे। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी क्योंकि इरेक्ट बन रही है। यू तो यार हमेशा नेगेटिव ही होगा ना, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। M का वैल्यू इस केस में क्या होता है और देखते हैं। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यार दोनों में पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब कॉनकेव लेंस का पहले देखते हैं, फिर बाद में M की बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव लेंस में M का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस के स्पेशल केस में M का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। आइए अब लास्ट टॉपिक पावर ऑफ अ लेंस समझते हैं। देखो यार, पावर लेंस की इस तरीके से डिफाइंड है, यानी इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट। यानी अगर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो कितना वो लेंस किसी लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है, यानी लाइट रे को कुछ इस तरीके से मोड़ दे रहा है, हम उसकी टेंडेंसी को ही उसका पावर कहेंगे। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी किसी लेंथ की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी कम होगी। ध्यान ये रखना है, जब भी पावर निकालना होगा तो फोकल लेंथ को आप इन मीटर्स रखेंगे। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कि सेंटीमीटर में ही सारा कुछ सॉल्व करके आ जाते हैं और पावर का वैल्यू गलत हो जाता है। जो यूनिट होती है पावर की, यानी यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, यानी DIOPTRE, इसको डायप्टर कहते हैं और कैपिटल D से डिनोट करते हैं। यह ध्यान रखना। आपको अभी सिखाया कि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी
और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी। तो अगर फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव है तो उसकी पावर भी इसीलिए नेगेटिव होगी और इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। यह भी आपको नोट्स में डाल लेना है। आइए अब लास्ट में समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर्स के यूजेस क्या हैं। देखो यार, कॉनकेव मिरर को एज आ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है, यानी सर्च लाइट्स में, टॉर्च वगैरह में इसका यूज किया जाता है। कार की हेडलाइट को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल बीम बनाने में किया जाता है। दूसरा, मैग्नीफाइंग मिरर की तरह यूज किया जाता है। यह मिरर डेंटिस्ट वगैरह और डॉक्टर्स यूज करते हैं। डेंटिस्ट कीड़े लगे दांतों को देखने में यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है डेंटिस्ट कौन सा स्पेशल केस यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का दांत को देखने में, तो वो स्पेशल केस P और F वाला है, जिसमें दांत की इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। एनलार्ज के साथ साथ बड़ी, मतलब बड़ी इमेज तो बनेगी और साथ में साथ इरेक्ट इमेज बनेगी, और इरेक्ट इमेज बनेगी तभी तो दांत सीधा दिखेगा ना भाई, नहीं तो उल्टे दांत में उल्टा सीधा खोद दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे देखो, एंड बाय डॉक्टर्स टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी किसी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए, समझने के लिए डॉक्टर्स फोकसिंग लाइट का यूज करते हैं। शेविंग मिरर्स में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है। सोलर एनर्जी में भी यूज किया जाता है, यानी बड़े बड़े कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है टू फोकस द सन रेज टू हीट सोलर फर्नेसेस। ये कौन सा केस होगा, यहां पर मिरर से बहुत दूर से लाइट आ रही है, यानी ये हो जाएगा एट इंफिनिटी वाला केस, यानी एट इंफिनिटी होगा और इमेज का जो फोकस होगा, यानी कहां पे सारी की सारी रेज मीट करेंगी, एट फोकस। अब समझ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है। कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर्स की तरह यूज किया जाता है, यानी कार्स वगैरह में, ट्रक वगैरह में, बस में, ताकि पीछे के व्हीकल्स को आसानी से देखा जा सके ट्रैफिक के दौरान। शॉप सिक्योरिटी में भी यूज किया जाता है क्योंकि एक छोटे से मिरर लगाने की वजह से ये बहुत लार्ज एरिया को कवर करेगा, यानी सबकी इमेज अच्छे से क्लियरिफाई होकर दिखेगी और बहुत बड़े एरिया में हम लोगों को देख पाएंगे, जिसकी वजह से चोरी वगैरह होने का डर कम हो जाएगा। वाइडर एरिया ऑफ व्यू, कॉन्वेक्स मिरर्स कवर अ वाइडर एरिया ऑफ व्यू, यानी सिंपल सी बात यही है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज वाइडर एरिया को देखने के लिए किया जाता है क्योंकि ये अपने अंदर इमेजेस बहुत छोटी और क्लियर बनाता है। अब उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसके पार्ट 2 में मैं इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।